इंडिया में बहुत सारे लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर सवाल आता है कि वो क्यों करते हैं, इसके पीछे राज क्या है। तो इसका राज ये है कि पिछले 5 साल में जितने भी आईपीओज आए हैं उसमें से हर एक आईपीओ ने ऑन एन एवरेज शॉर्ट टर्म में 18.41% का और लॉन्ग टर्म में 66.99% का रिटर्न दिया है। आईपीओ एक ऐसा जरिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट की विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सवाल आता है कि आईपीओ होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। हमारा मिशन यही है कि पूरे इंडिया को यानी हर एक भारतीय को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना, और इसीलिए हमने ये सीरीज़ भी शुरू की है ताकि हर एक भारतीय बड़ी आसानी से स्टॉक मार्केट सीख पाए। तो आज के इस एपिसोड 6 में हम बात करने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका लाइव डेमो हम देखेंगे। उसके साथ ही उनका एनालिसिस कैसे करना होता है, विनिंग आईपीओस को कैसे ढूंढना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच डिफरेंस क्या होता है। नीचे टाइमलाइन आप देख सकते हो, तो उसके अनुसार आप अगर कहीं पर जंप करना है आपको तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आईपीओ के बारे में A to Z सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इंक्लूडिंग आईपीओ की अलॉटमेंट प्रोसेस। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है तो उस प्रोसेस को आईपीओ दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। 1946 में विप्रो को और 1993 में इन्फोसिस को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और उस टाइम उन्होंने स्टॉक मार्केट का रास्ता चुना। इन्फोसिस ने उस टाइम स्टॉक मार्केट से 16 करोड़ रुपए उठाए थे। स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना मतलब पब्लिक से यानी लोगों से पैसा उठाना। आईपीओ में कंपनी लोगों को कंपनी के शेयर्स बेचती है और बदले में उनसे पैसा उठाती है, जिसे वो अलग अलग पर्पसेस जैसे कि बिजनेस का एक्सपांशन करना, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करना या फिर डेट का रिपेमेंट करना, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो सबसे पहले वो कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती है जो कंपनी को आईपीओ की प्रोसेस पूरी करने में मदद करते हैं। फिर वो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर अपना DRHP दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाती है, जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, कंपनी के मैनेजमेंट और फाउंडर्स की डिटेल जानकारी, उनके खिलाफ कोई केसेस तो नहीं है, ये सारी डिटेल्स और कंपनी के रिस्क और रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। शॉर्ट में बात करूँ तो DRHP कंपनी की पूरी कुंडली होती है जिसमें कंपनी की लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये DRHP कंपनी सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। सेबी इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, और सेबी के हाथ में ये भी पावर है कि किस कंपनी को आईपीओ का अप्रूवल देना है और किसे नहीं। सेबी के पास DRHP सबमिट करने के बाद सेबी या तो उस कंपनी को तुरंत आईपीओ का अप्रूवल देगा या फिर ये बताएगा कि मुझे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। उसके बाद कंपनी को वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेबी को सबमिट करनी होती है और उसके बाद फिर सेबी अपनी डिसीजन लेगा। अगर सेबी को लगता है कि कोई कंपनी आईपीओ के लायक ही नहीं है तो सेबी उसको अप्रूवल नहीं देगी। तो इस तरह से सेबी काम करती है। एक रिसेंट एग्जांपल की मदद से इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। रिसेंटली जोमेटो ने अपना आईपीओ प्रोसेस शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर किया, जैसे कि कोटक महिंद्रा कैपिटल, क्रेडिट सूज, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ और सिटी। और फिर उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स की मदद से उन्होंने सेबी के पास अपना DRHP सबमिट किया, और रिसेंटली यानी जुलाई 2021 में सेबी ने उनका DRHP अप्रूव किया है, यानी उनको आईपीओ के लिए उनको परमिशन दे दी है। और इसके बाद जल्दी जोमेटो इसी महीने यानी जुलाई 2021 में ही अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। तो जल्दी कंपनी आईपीओ की डेट्स डिसाइड करेगी और उसके बाद आगे की प्रोसेस पूरी होगी। तो चलो अब आगे की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। फिर जैसे ही कंपनी को आईपीओ के लिए सेबी से अप्रूवल मिल जाता है, वैसे ही कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर आईपीओ की डेट और आईपीओ की प्राइस बैंड पर काम करना शुरू करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि जब स्टॉक मार्केट तेज़ी में चल रहा होता है, जिसे हम जनरली बुल रन कहते हैं, तब इन्वेस्टर्स नई इन्वेस्टमेंट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज के आईपीओ उसी टाइम पीरियड में आते हैं जब स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, जैसे कि अभी पिछले कुछ महीनों में, जैसे 5-6 महीनों में बहुत सारे आईपीओज आए हैं। वही जब बियर रन चल रहा होता है, यानी स्टॉक मार्केट में क्रैश चल रहा होता है या फिर स्टॉक मार्केट तेज़ी से गिर रहा होता है, तब कोई भी कंपनी आईपीओ लाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि तब इन्वेस्टर्स मार्केट से और इन्वेस्टमेंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अगर हम मार्च 2020 की बात करें, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ था, उस दौरान किसी भी कंपनी ने अपना आईपीओ नहीं लाया था। फिर जैसे आईपीओ की डेट्स डिक्लेयर होती है, उसके बाद इन्वेस्टर्स कंपनी का एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं कि उन्हें उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं।
आईपीओ एनालिसिस के बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं। जब भी कोई आईपीओ आता है तो वो जनरली 3 से 10 दिनों के लिए खुला रहता है। जैसे कि IRCTC का आईपीओ 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2019 तक खुला था और TCS का आईपीओ 29 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2004 तक खुला था। तो इस पीरियड में आपको इस आईपीओ के लिए बिडिंग लगानी होती है और फिर उसके कुछ दिन बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर IRCTC की बात करते हैं तो ये आईपीओ 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2019 तक खुला था। उसके बाद 9 अक्टूबर को शेयर्स की अलॉटमेंट हुई और फिर 14 अक्टूबर को वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। अब जिस प्राइस पर कंपनी अपना आईपीओ इशू करती है उसके अनुसार आईपीओ के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है फिक्स प्राइस इशू और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू में एक फिक्स प्राइस आपको दी जाती है। जैसे कि इन्फोसिस ने 1993 में जब अपना आईपीओ लाया था तब उन्होंने शेयर की प्राइस 95 रुपीज़ रखी थी। तो जब कोई कंपनी एक फिक्स प्राइस रखती है तो उसे फिक्स प्राइस आईपीओ कहते हैं। वही IRCTC ने कोई एक फिक्स प्राइस रखने के बजाय एक प्राइस बैंड रखा था। IRCTC का प्राइस बैंड था 315 रुपीज़ टू 320 रुपीज़ पर शेयर। तो जो आईपीओज इस तरह का प्राइस बैंड प्रोवाइड करते हैं उन्हें बुक बिल्डिंग आईपीओज कहते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस प्राइस बैंड में किसी भी प्राइस पर अपनी बीड लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीओ को कैसे बाय करते हैं। इसके लाइव डेमो में आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि कैसे आईपीओ को खरीदते हैं। चलो तो अब आईपीओ का लाइव डेमो देख लेते हैं कि इसे एक्चुअली कैसे बाय किया जाता है। तो यहाँ पर अपस्टॉक्स के ऐप में सिंपली आपको इन्वेस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है आईपीओ। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है व्यू ऑनगोइंग आईपीओ, यानी जो आईपीओ चल रहे हैं उनकी लिस्ट देख लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी कुछ आईपीओज उस टाइम चल रहे हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के दिन 2 आईपीओज खुले हैं, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के आईपीओ को अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो 7 जुलाई 2021 से लेकर 9 जुलाई 2021 तक ये एप्लीकेशन खुला रहेगा। और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ मिनिमम क्वांटिटी लिखा है, यानी आईपीओज में आप 1 शेयर 2 शेयर ऐसे नहीं खरीद सकते, आपको शेयर्स लॉट में खरीदने होते हैं। तो यहाँ पर GR इंफ्रा के केस में एक लॉट में 17 शेयर्स हैं। तो अगर आप एक लॉट के लिए बिड करते हो तो मिनिमम 17 शेयर्स आपको खरीदने होंगे। 2 लॉट के लिए बिडिंग कर रहे हो यानी आप इनडायरेक्टली 34 शेयर्स के लिए बिडिंग कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप 3 लॉट्स के लिए बिडिंग कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली 51 शेयर्स के लिए बिडिंग कर रहे हो। उसके बाद राइट साइड में आप यहाँ पर प्राइस रेंज देख सकते हो, जिससे ये क्लियर होता है कि ये एक बुक बिल्डिंग इशू है, क्योंकि इसमें एक प्राइस का रेंज दिया गया है और प्राइस की रेंज है 828 रुपीज़ टू 837 रुपीज़। अब इसी बीच किसी भी प्राइस में आप बिडिंग लगा सकते हो। चलो आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर आपको आईपीओ साइज भी दिख जाती है, जो कि इस आईपीओ की 962 करोड़ है। यहाँ पर उसके बाद आपसे यूपीआई आईडी मांगा जाता है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो सिंपली आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर कीजिए। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपको इन्वेस्टर का टाइप पूछा जाएगा, जो कि हम इंडिविजुअल हैं, और बीड के लिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट सिलेक्ट करने हैं। तो लेट से हम 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 लॉट के आगे 17 यूनिट्स आ जाएंगे, यानी 17 शेयर्स के लिए ये बिडिंग हो रही है। उसके बाद बीड प्राइस आपको सिलेक्ट करनी है। तो या तो आप बीड प्राइस डाल सकते हो या तो सिंपली आप कट ऑफ प्राइस पर टिक कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ये कट ऑफ प्राइस क्या होती है। किसी भी आईपीओ का जो भी प्राइस बैंड होता है उसमें से जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा बिडिंग आती है वो प्राइस फाइनलाइज की जाती है। तो ऐसे में कई बार किस प्राइस पर शेयर्स की ज़्यादा बिडिंग आएगी ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हाईएस्ट प्राइस होती है उस प्राइस बैंड की, जो कि इस केस में 837 रुपीज़ है, उस पर बिड करते हैं या फिर कट ऑफ प्राइस पर बिड करते हैं। जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा बिड्स आएगी वो प्राइस उस आईपीओ की इशू प्राइस रहेगी, यानी उस प्राइस पर वो कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी। तो कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि आपको कोई प्राइस सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी प्राइस पर सबसे ज़्यादा बिडिंग आएगी वो प्राइस आपकी बिडिंग प्राइस समझी जाएगी, जिससे आपका एप्लीकेशन आईपीओ में रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सिंपली आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ अंडरटेकिंग है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको अपना अंडरटेकिंग देना होता है कि मैंने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया है और सेबी के रेगुलेशंस के अनुसार मैं एक एलिजिबल बिडर हूँ। उसके बाद आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक कन्फर्मेशन आपसे लिया जाएगा कि आपने डाला हुआ डेटा सही तो है, और उसके बाद कन्फर्म एंड अप्लाई पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका यूपीआई ऐप आप ओपन कीजिए और वहाँ पर पेमेंट अप्रूव कीजिए। जो भी पेमेंट होगा वो सीधा डिडक्ट नहीं होगा, वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी।
जिसका ये मतलब है कि शेयर अलॉटमेंट के दिन अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर अलॉटमेंट के दिन आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो जो ब्लॉक हुई अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां तक बात रही आईपीओ में इन्वेस्ट करने की, तो आप इंडिया के दूसरे सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकरेज फर्म अपस्टॉक्स के साथ भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जहां पर आप बड़ी आसानी से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो और वो भी फ्री। अपस्टॉक्स आईपीओ के लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगाता है। मिस्टर रतन टाटा फंडेड इस ब्रोकरेज फर्म में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हो। जो आईपीओ होता है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट इसलिए कि आईपीओ में आप सीधा कंपनी से शेयर्स खरीद रहे हो और कंपनी भी सीधा आपसे पैसा रेज कर रही है। लेकिन जैसे ही शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं तो शेयर अलग अलग इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होने लगते हैं। वहां पर कंपनी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो जो भी दिन भर स्टॉक मार्केट में अप डाउन चलते रहते हैं उससे कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बस उससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे जा सकता है। आईपीओ में आप दो तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला है लिस्टिंग गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि आखिर ये शेयर्स अलॉट कैसे होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि आपने आईपीओ में बिडिंग लगाई, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शेयर्स मिल ही जाएंगे। तो चलो समझते हैं कि आईपीओ की पूरी अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है। आपको किसी आईपीओ में शेयर्स मिलेंगे या फिर नहीं, ये इस चीज पर डिपेंड होता है कि वो आईपीओ कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी आईपीओ में अपने 100 करोड़ शेयर्स बेच रही है और उसके लिए इन्वेस्टर्स 1000 करोड़ शेयर्स के लिए बिड करते हैं, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो आईपीओ 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर कोई कंपनी रिटेल कोटा में 100 करोड़ शेयर्स इशू कर रही है और 100 करोड़ शेयर्स के लिए 100 करोड़ शेयर्स की ही बिड आती है, तो सभी लोग जिन्होंने आईपीओ को सब्सक्राइब किया था उन्हें शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर 100 करोड़ शेयर्स के लिए 1000 करोड़ शेयर्स की बिडिंग आती है तो सभी को शेयर्स मिलना मुश्किल है। ऐसे में लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या सभी इन्वेस्टर्स को एक लॉट मिल सकता है। अगर मिलता है तो ठीक, अदरवाइज लॉटरी सिस्टम पर शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। तो अगर कोई आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, जैसे कि डीमार्ट का आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, आईआरसीटीसी का हुआ था और ऐसे कई सारे आईपीओज रिसेंट टाइम में ओवर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, तो उनमें आईपीओ मिलने के लिए लॉटरी सिस्टम का ही इस्तेमाल किया गया, जहां पर लक फैक्टर ही सबके काम आया। तो आईपीओ अलॉटमेंट में लक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करता हूँ तो मुझे आईपीओ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो आप 10 लॉट को ही क्यों ना सब्सक्राइब करो। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या सभी को एक लॉट मिल सकता है क्या, नहीं तो लॉटरी सिस्टम पर शेयर्स अलॉट किए जाएंगे और हर किसी को मैक्सिमम एक लॉट ही मिलेगा। कई सारे लोग अपने 2-3 डीमैट अकाउंट्स खोलते हैं और उन अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी गलत है। आप चाहे खुद के 10 डीमैट अकाउंट ही क्यों ना खोलो, आपका पैन कार्ड तो सेम ही रहेगा। तो ऐसे में वो अलग अलग बिड्स काउंट नहीं की जाती है। तो इसमें कई बार लोग अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम पर डीमैट अकाउंट खोलकर अप्लाई करते हैं ताकि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सके। एक और ट्रिक यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर कोई आईपीओ पहले 2 दिनों में ही बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, यानी 10 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है, तो आप अपने अकाउंट से सिर्फ एक ही लॉट को अप्लाई कीजिए। अगर आप एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वैसे भी वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें लॉटरी सिस्टम पर ही शेयर्स की अलॉटमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है प्रॉफिट। आप आईपीओ से 2 तरह से प्रॉफिट कमा सकते हो। पहला है लिस्टिंग गेन और दूसरा है शेयर्स को होल्ड करके। सबसे पहले बात करेंगे लिस्टिंग गेन के बारे में। इंडिया में बहुत सारे लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इसी कारण के लिए कि वो लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट कमा सके। यहाँ पर लोग आईपीओज को अप्लाई करते हैं और जिस दिन शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उसी दिन उन्हें बेच देते हैं। जैसे कि आईआरसीटीसी के केस में हमने देखा कि 29 तारीख से 3 तारीख के बीच शेयर्स की बिडिंग प्रोसेस चली। 9 तारीख को शेयर्स अलॉट हुए और 14 अक्टूबर को शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। तो जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट किया, उन्होंने 14 तारीख को ही, यानी जिस दिन शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुए, उसी दिन कंपनीज के शेयर्स बेच भी दिए। तो जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो जिस दिन शेयर लिस्ट हो जाते हैं उसी दिन एग्जिट कर लेते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके पीछे कुछ डेटा छुपा है, उसके बारे में बात करते हैं। पिछले 5 साल में जितने भी आईपीओज आए हैं उनमें से हर एक आईपीओ ने ऑन एन एवरेज 18.41% का लिस्टिंग गेन दिया है
और वही पिछले 10 साल में जितने भी IPOs आए हैं उनमें से हर एक IPO ने ऑन एन एवरेज 8.72% का लिस्टिंग गेन दिया है। तो शॉर्ट टर्म में इस तरह का बेहतरीन रिटर्न्स शायद ही कहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग लिस्टिंग गेन के लिए IPOs में इन्वेस्ट करते हैं। अब कुछ लोग शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड करना पसंद करते हैं। जिन लोगों को लगता है कि कोई कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है और उसका बिजनेस भी लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़ेगा, वो लोग IPO में खरीदे हुए शेयर्स लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। तो उसके पीछे क्या डेटा है वो भी देख लेते हैं। पिछले 5 साल में जितने भी IPOs आए हैं उनमें से हर एक IPO ने ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में 120% का रिटर्न दिया है। वही पिछले 10 साल में जितने भी IPOs आए हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज 66.99% का रिटर्न दिया है। अब मुद्दे का सवाल आता है कि IPOs को एनालाइज कैसे करना है, चाहे वो लिस्टिंग गेन के लिए हो या फिर होल्डिंग गेन के लिए हो। IPOs को एनालाइज कैसे करना और विनिंग IPOs को कैसे ढूंढना है। तो जहाँ तक लिस्टिंग गेन की बात है, यानी बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ट्रैक करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको देखना है कि ट्रेंड कैसे चल रहा है, उस IPO के बारे में कैसे बातें हो रही है, इन्वेस्टर्स के बीच उस IPO के लिए कैसा इंतुजियाज्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है सब्सक्रिप्शन। आप कभी भी IPO में पहले दिन सब्सक्राइब मत कीजिए। जनरली ज़्यादातर IPOs 3 दिनों के लिए खुले रहते हैं, तो आप पहले ही दिन IPO को सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर IPO की अलॉटमेंट नहीं होती है। आप तीसरे दिन भी बिडिंग करोगे तो आपके भी चांसेस उतने ही हैं जितने पहले दिन जिन्होंने बिडिंग की है उनके हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले 1 से 2 दिन आप वेट कीजिए और देखिए कि किस तरह की बिडिंग आ रही है। अगर पहले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बिडिंग आती है सो इट मेक्स सेंस कि आप तीसरे दिन बिडिंग लगाओ, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, SBI कार्ड्स का जब IPO आया था तब इंतुजियाज्म अच्छा था, लेकिन पहले 2 दिनों में IPO ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अचानक से कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया था और उसकी वजह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उतना रहा नहीं, और इसलिए जो लोग तीसरे दिन इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे थे वो बच गए। लेकिन जिन्होंने पहले 2 दिन में अप्लाई किया उनमें से ज़्यादातर लोगों को शेयर्स की अलॉटमेंट मिल गई और उन्हें कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिल पाए। तो ऐसे में SBI कार्ड का IPO जो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, वो पैंडेमिक की वजह से सही से सब्सक्राइब नहीं हो पाया और पहले 2 दिन में अच्छे से सब्सक्राइब नहीं हो पाया, तीसरे दिन भी कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया और फिर ये शेयर 13% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ, यानी लोगों को करीब 13% का लिस्टिंग डे के दिन लॉस हुआ था। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि पहले 2 दिन किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है उसका नाम है ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसे GMP भी कहते हैं। GMP एक अनऑफिशियल मार्केट है, ये इलीगल भी है। ग्रे मार्केट में स्टॉक मार्केट के बाहर शेयर्स का लेन देन होता है और यहाँ पर जो प्रीमियम होता है वो IPO प्राइस के ऊपर का होता है। अगर किसी शेयर की IPO प्राइस है 100 रुपीज़ और पता चल रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% का है, तो उसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में वो शेयर 105 रुपये में चल रहा है। अगर किसी शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो शेयर अच्छे खासा आपको रिटर्न देगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंट है या नहीं। कई बार शुरुआत में तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे IPO की डेट नज़दीक आती है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम धीरे धीरे कम होता चला जाता है और कई बार IPO के प्राइस के सिमिलर या फिर उससे नीचे भी चला जाता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर IPO डेट तक कंसिस्टेंट है तो ठीक है, अदरवाइज आप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं भी दे तो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो शेयर्स आप खरीदते हो उनको कैसे एनालाइज करना है। जब आप लॉन्ग टर्म में किसी IPO में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी होती है वो है कंपनी का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एक तरह से कंपनी की पूरी कुंडली वो है। वहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। जिन लोगों ने डीमार्ट की पेरेंट कंपनी अवेन्यू सुपरमार्ट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया उन्होंने कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ देखी। जिन लोगों ने IRCTC में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया उन्होंने कंपनी की मोनोपोली देखी। तो ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स भी आपको चेकआउट करने होंगे और उसके बेसिस पर अपनी डिसीजन लेनी होगी। उसके साथ आप वैल्यूएशन और बाकी चीज़ों पर भी ज़रूर ध्यान रखिए। अब ये सारी चीज़ें जो है ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है और फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ हम 15 अगस्त 2021 से शुरू कर रहे हैं। जैसे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हम उसके लिंक यहाँ पर नीचे ज़रूर डाल देंगे, क्योंकि शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ शायद पूरी तरह से अपलोड भी हो चुकी होगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये सारी चीज़ें जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स, यानी इनफैक्ट कंपनी को कैसे चुनना है,
यानी विनिंग कंपनीज को कैसे ढूंढना है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फाइनेंशियल्स का, मैनेजमेंट का, तो भी कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे और ये एनालाइज करना भी सिखा देंगे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन्हें कैसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है और फाइनेंशियल रेशियोज कैसे अप्लाई करने हैं। आशा करता हूँ कि इस एपिसोड से आपके आईपीओ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, और इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में, कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में किस तरह के अलग अलग टैक्सेस लगते हैं और कैसे आप उन टैक्सेस को सेव भी कर सकते हो। तो इन सारे ट्रिक्स, टिप्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फोकस करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर। कई सारे लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म फॉर्मेट है, जिसे आप कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों से लेकर कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक करते हो तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। जो इन्वेस्टिंग होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा, और इसी अनुसार टैक्सेस भी आपको इसी अनुसार लगते हैं। ट्रेडिंग आपको बहुत एक्टिवली करनी होती है, यानी आपको दिन में कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा ट्रेडिंग करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए दिन भर आपको अपडेट रहना होता है। वही इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है, ये एक पैसिव फॉर्म है, यानी आप एक बार इन्वेस्ट करो फिर आराम से होल्ड करो, तो आपको एक्टिवली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं या पैसिव इनकम भी कहते हैं, बिकॉज आपको एक बार एनालिसिस करके कंपनी चुननी है और फिर आप आराम से बैठकर रिटर्न्स कमा सकते हैं अगर आप अच्छी कंपनी चुने तो। उसके बाद ट्रेडिंग की अगर एनालिसिस की बात करें तो इसमें 2 मेथड्स यूज़ की जाती है मेनली, एक तो टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है एल्गोरिदम। तो जैसे कि हमने बात की फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ की, तो फंडामेंटल एनालिसिस जैसे ही खत्म हो जाएगा, मेरे हिसाब से 3 महीने उसे लगेंगे, उसके बाद हम तुरंत टेक्निकल एनालिसिस पर आएंगे और यही 2021 के एंड तक टेक्निकल एनालिसिस भी आपको पूरा मिल जाएगा। और वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ दोनों बेसिक डिफरेंसेस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच, जो आपको हर किसी को समझना ज़रूरी है। सो आज हम यही रुकते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला होगा। तो आप बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। इनफैक्ट ये पूरी सीरीज़ शेयर कर सकते हो, जिससे बाकी लोग भी लिटरेट हो जाए, उन्हें भी स्टॉक मार्केट आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाने से पहले हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस का काफ़ी सारा नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करते हैं आप सभी के साथ। तो ये सारे हैंडल्स ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।